मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 का पाठ 13 लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। पाठ का नाम है विशेषण। इस पाठ के अंतर्गत आज हम आपको ये जिसे हम अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो ये आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिएगा, विशेषण किसे कहते हैं आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में। आइए विशेषण की परिभाषा को देखते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा पिछले पाठों में आपने पढ़ी, सर्वनाम की परिभाषा भी आपने पढ़ी, यानी संज्ञा और सर्वनाम के पाठ पढ़े, उनके भेद भी पढ़े। अब संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, ये आप जान चुके हैं। तो इन शब्दों की विशेषता को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण। और इसमें देखिए, विशेषण के साथ एक चीज और होती है, विशेष। नीचे आप देख रहे हैं विशेषण और विशेष। विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है आपने समझ लिया है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। अर्थात वो संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द हो सकते हैं, है ना। तो ऊपर के वाक्यों में आप देख रहे हैं, जैसे आम, समोसे और दूध, ये विशेष है। इससे ऊपर दिखाया गया था, यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर एक दो उदाहरण प्रस्तुत किए गए थे। कच्चा आम मत खाओ, गरम समोसे बिक रहे हैं, ये दिया था। इनके विषय में बताया जा रहा है। आम कैसे? कच्चा आम। तो आम की विशेषता क्या है? कि वो कच्चा है। और समोसे की विशेषता क्या है? कि वो कैसा है? गरम समोसा है। तो गरम समोसे बिक रहे हैं, इसी के विषय में बताया गया है। और तो इसे क्या कहा? अच्छा, दूध वाला भी एक वाक्य इसमें दिया गया है, तो दूध विशेष है। चलिए, विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, है ना। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, 4 प्रकार के विशेषण के भेद होते हैं। आइए एक एक करके इन विशेषणों को हम समझते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का मतलब आप पढ़ने से ही पता लग रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, है ना। तो गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और अवस्था, इतनी चीजों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और अवस्था आदि की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में नीचे आप देखेंगे कुछ चित्र भी दिए गए हैं, इनके माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। वीर सैनिक। वीर सैनिक, तो सैनिक कैसा है? वीर है। उसकी विशेषता, उसका गुण है कि वो वीर है ना। ये गुण है सैनिक। तो सैनिक जो है विशेष है, क्योंकि सैनिक की विशेषता भी आपने ऊपर पढ़ा था, विशेष। तो संज्ञा शब्द है सैनिक और ये विशेष है, और इसका विशेषण है वीर। इसी तरह से लंबा आदमी। आदमी की विशेषता क्या है? कि वो लंबा है। और मोटी लड़की। लड़की की विशेषता क्या है? कि वो मोटी है। तो इस तरह से आपने देखा गुणवाचक विशेषण। अब ये जो विशेषण आपने पढ़े हैं, गुणवाचक, दोषवाचक, रंग बोधक, आकार बोधक, इनका ये सब है तो गुणवाचक विशेषण ही। अब ये बोध कराते हैं किन किन चीजों का? गुण का, दोषों का, रंग का, आकार का बोध कराने वाले। तो गुण में कौन कौन से आते हैं? गुण माने अच्छाई, है ना।
शांत, वीर, ईमानदार, सुशील, अच्छा, दयालु, बुद्धिमान, सत्यवादी आदि ये गुण हैं। दोष, बुराइयां क्या है? कायर, डरपोक, झूठा, घमंडी, पापी, दुष्ट आदि ये दोष हैं। रंग, जिससे रंगों का पता चलता है, नीला, पीला, हरा, लाल, गुलाबी, जामुनी आदि। आकार बोधक है, चपटा, गोल, सीधा, लंबा, मोटा, पतला, ऊंचा, है ना, मोटा, पतला आदि। ये आकार बोधक है। इन चीजों का, आकार वस्तुओं का पता लगता है। इसी प्रकार से आप देखिएगा स्वाद बोधक, स्वाद, टेस्ट, पता लगता है खाने से, जिन चीज को जीभ से पता लगता है कि वो कैसे हैं स्वाद में, जैसे नमकीन, मीठा, कड़वा, खट्टा, चटपटा आदि। दशा बोधक, रोगी, स्वस्थ, कमजोर, भारी, हल्का आदि। स्थान बोधक, भारतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, देशी, विदेशी, पहाड़ी, मैदानी, ग्रामीण, अमेरिकी, रूसी, चीनी, जापानी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, अमृतसरी, लखनवी आदि ये स्थान बोधक होते हैं। काल, काल का मतलब होता है समय। काल बोधक माने समय को बताने वाले, जैसे दैनिक, पाक्षिक, मासिक, क्षणिक, प्राचीन, नूतन, नवीन, प्राचीन, अर्वाचीन और वार्षिक इत्यादि। ये आपने गुणवाचक विशेषण के भेद पढ़ लिए, कौन कौन से उसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं विशेषण संख्यावाचक। संख्यावाचक आप जानते हैं, नंबर्स, अंक, है ना। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है ना, संख्या का, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, यानी संख्या का पता लगता है, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अमिता 7वीं कक्षा में पढ़ती है। अमिता कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 7वीं कक्षा में। तो ये 7वीं जो है ये संख्या बोधक है। अनिल का दूसरा भाई इंजीनियर है। दूसरा ये संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्या विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। इनके भेदों को भी देखिए कि दो भेद कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं निश्चय, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में के दो भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्या और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या प्रकट करने वाले जो विशेषण होते हैं, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पांचों पांडव वन की ओर गए। तो पांचों पांडव यानी 5 पांडव जो हैं निश्चित है, ये निश्चित संख्यावाचक है। तीसरी लड़की को पुरस्कार मिला, ये भी निश्चित है कि तीसरी ही लड़की को पुरस्कार मिला। इन वाक्यों में आए पांचों और तीसरी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इनसे निश्चित संख्याओं का पता चलता है। दूसरा आप देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषणों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसका पक्का पता नहीं होता, निश्चित पता नहीं होता, उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। देखिएगा, जैसे कुछ विद्यार्थियों ने गृह कार्य नहीं किया, कुछ विद्यार्थियों ने, तो ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कितने विद्यार्थी। आज दुकान पर कम ग्राहक आए, इनका भी निश्चित पता नहीं है कितने ग्राहक आए। बहुत से अतिथि बिना खाए चले गए, कितने बिना खाए चले गए पता नहीं है, बहुत से चले गए। तो इन वाक्यों में आए कुछ, काम, बहुत से शब्द अनिश्चित संख्यावाचक हैं। इनसे निश्चित संख्याओं का पता नहीं चलता है। तीसरा बच्चों आप देखेंगे परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और माप तौल, नापना और तोलना, है ना, प्रकट करने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी मात्रा का मतलब होता है नापना, तोलना, है ना, नाप तोल।
जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा को प्रकट करते हैं या उसकी नाप तोल को प्रकट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण। कौन से विशेषण कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत मानते हैं। जैसे सब्जी में थोड़ा नमक और डालो। तो ये जो थोड़ा नमक, थोड़ा शब्द है, ये उसकी मात्रा को बता रहा है कि थोड़ी सी मात्रा में नमक डालो। 2 मीटर कपड़ा लाना, 2 मीटर कपड़ा लाना, नाप है ना, 2 मीटर नाप करके कपड़ा लाना है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। जैसे आपने ऊपर पढ़ा था संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित, इसमें भी 2 प्रकार के हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी देखिए, निश्चित आप समझ चुके हैं कैसे कहते हैं। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रश्मि ने 2 किलो आलू खरीदे, तो ये निश्चित है, पक्का है कि रश्मि ने 2 किलो ही आलू खरीदे, इसकी नाप निश्चित है ना, तोल पक्की है। कंचन आधा लीटर तेल लाई, नाप कर आधा लीटर तेल, ये निश्चित है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक होंगे। मंजू के सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा लेना है, तो इन वाक्यों में आए 2 किलो, आधा लीटर और 4 मीटर शब्दों से निश्चित माप तौल का पता चलता है। ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक का मतलब जिनके बारे में हमें पक्का पता नहीं है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित माप तोल का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दाल में थोड़ा घी डालो, है ना, तो ये मात्रा है कि थोड़ा घी डालो। चाय में अधिक चीनी पड़ गई, अधिक मात्रा में पड़ गई। मुन्नी को कम दूध मिला, मेरे लिए पर्याप्त भोजन है। इन शब्दों में थोड़ा, अधिक, कम, पर्याप्त शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। इनसे घी, चीनी, दूध और भोजन को निश्चित मात्रा का पता चलता है। सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा और विशेषता। सार्वनामिक का संज्ञा की विशेषता, संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। इनको सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। देखिए, जैसे उस लड़के को पुरस्कार मिला, तो सर्वनाम शब्द है उस, और उसकी ओर इशारा भी किया जा रहा है, संकेत हो रहा उस लड़के को, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। उन युवकों ने लड़की की जान बचाई, उन लड़कों ने, यानी उन युवकों ने, है ना, तो यहां पर भी उन, ये सर्वनाम भी है और उनकी ओर संकेत भी हो रहा है। वह घर सुनंदा का है, ये सड़क मोहयाल कॉलोनी जाती है, मोहयाल कॉलोनी। इन वाक्यों में आए उस, उन, वह और ये सार्वनामिक विशेषण हैं। वास्तव में ये शब्द सर्वनाम हैं, परंतु इन वाक्यों में ये संज्ञा शब्दों लड़के, युवकों, घर और सड़क की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषणों में अंतर। आप पीछे पढ़ करके आए संख्यावाचक की परिभाषा और परिमाणवाचक की भी पढ़ के आए हैं, तो इनमें अंतर क्या है ना। परिमाणवाचक में नापतोल होती है, संख्यावाचक में संज्ञा और सर्वनाम की जो है वो उसकी संख्या का पता चलता है। तो बस आइए इनको उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। आज
कक्षा में 5 बच्चे अनुपस्थित है। ये संख्यावाचक है। कुछ किताबें मेज पर रखी हैं, अनिश्चित संख्यावाचक है। ऊपर 5 है, निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक। ऊपर कुछ नीचे दिया है, कुछ किताबें मेज पर रखी हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। मेरे पास बहुत खिलौने हैं तो है तो संख्यावाचक, लेकिन इनका भेद है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसी तरह से देखिए परिमाणवाचक में आपने देखा, इसमें भी वस्तुओं की यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप और तौल अर्थात उनकी मात्राओं का पता चलता है, तो वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। 5 मीटर कपड़ा नाप है। यह भी, इसके भी आपने 2 भेद पढ़े हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ पर देखिए 5 मीटर कपड़ा है तो ये निश्चित परिमाणवाचक है। गाड़ी में कुछ पेट्रोल डलवा दो, अनिश्चित परिमाणवाचक है। कल बहुत पानी बरसा, यहाँ भी अनिश्चित परिमाणवाचक है ना। बहुत पानी बरसा यानी काफी मात्रा में पानी बरसा। तो ऊपर लिखे वाक्यों में 5, कुछ, बहुत शब्दों का प्रयोग दोनों वर्गों में हुआ है। जब गिनने योग्य विशेषों यानी व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के साथ इन शब्दों का प्रयोग होता है तब ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे बच्चे, किताबें, खिलौने सब गिने जा सकते हैं। और 5 शब्दों के द्वारा निश्चित संख्या का और कुछ बहुत शब्दों के द्वारा अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जब ये शब्द ऐसी वस्तुओं के साथ प्रयुक्त होते हैं जो गिने नहीं जा सकते बल्कि उन्हें मापा या तौला जाता है, तब ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कपड़ा एवं पेट्रोल मापा तौला जाता है। 5 मीटर निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, जबकि कुछ और बहुत शब्द अनिश्चित मात्रा के बोधक हैं। अतः यहाँ ये परिमाणवाचक विशेषण शब्द हैं। आगे देख रहे हैं आप सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम की परिभाषा आपने पढ़ी और सार्वनामिक की भी परिभाषा आपने पढ़ी। उसी के अनुसार इनके भेदों को यानी इनके उदाहरणों को हम प्रस्तुत कर देते हैं सर्वनाम का। जैसे आप देख रहे हैं सर्वनाम में कि वह कल गांव से आया। वह कल, वह जो शब्द है वह है, ये है इसे, ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। वह कल गांव से आया। यह सुंदर गाना गाती है, वह सुंदर गाना गाती है, इसे फल दे दो। सार्वनामिक विशेषण में आप देख रहे हैं इस बच्चे को, यानी इसे हमने पीछे आपने पढ़ा संकेतवाचक, है ना, संकेतवाचक विशेषण भी हम कहते हैं। इस बच्चे को प्रथम पुरस्कार मिला, तो आपने देखा इस बच्चे को संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है ना। तो सार्वनामिक विशेषण है ये लड़की रवि की बहन है, वह बालक बहुत होशियार है। ये, वह, ये, वे, इस, उस आदि सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तब सर्वनाम कहलाते हैं। और ये ही शब्द जब संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं तब ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखिएगा अभ्यास आपके समक्ष है 13.1। इसमें आए हुए अभ्यास के प्रश्नों को हम देख लेते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। यद्यपि हम आपको इसको पीडीएफ में अपने अनुसार प्रश्न उत्तर दिखाएंगे। तो देखिएगा पहला प्रश्न इसका, वाक्यों में आए विशेषण शब्द छांटिए। जो आए हैं उनको छांटिए और इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सब आपको किया कराया काम मिल रहा है कि वाक्यों में आए विशेषण शब्द छांटिए और उनके भेदों के नाम लिखिए। अब देखिए ये है पहला वाला, खेत में हरी घास है। खेत में हरी घास है, आपने पढ़ा था सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, और उसके आपने भेद भी पढ़े थे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। जैसे आपने पढ़ा था गुणबोधक, है ना, और दोष बोधक, रंग बोधक, आकार बोधक,
स्थान बोधक, इस तरह से पढ़ा था। तो आप देखिएगा खेत में हरी घास है, हरी, अब ये इसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है घास की, यानी हरी है। तो कौन सा है? गुणवाचक तो है ही, लेकिन ये रंग बोधक है, हरा रंग है, घास हरी होती है तो रंग बोधक भी है। भेद भी हम इसका समझ सकते हैं, यद्यपि है ये गुण बोधक यानी गुणवाचक। बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती है। औरत कैसी है? बूढ़ी है, ये उसकी अवस्था है, अवस्था बोधक है ना, दशा बोधक भी हम इसको कह सकते हैं कि वो बूढ़ी है। और अगर हम धीरे धीरे चलती है ये देखें तो भी ये गुण बोधक ही है, धीरे धीरे चलना है ना, उसका गुण जो है कि वो धीरे चलती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बूढ़ी, जो हमने शब्द छांटा है तो वो हमारा क्या है? विशेषण शब्द है बूढ़ी, औरत, तो गुणबोधक। और मीना ने लाल सूट पहना है। मीना ने कैसा सूट पहना है? लाल सूट पहना है। यद्यपि ये गुण बोधक है फिर भी रंग बोधक है। इसका भेद जो है वो रंग बोधक, क्योंकि लाल रंग का सूट पहना है। पिताजी 3 किलो आम लाए। 3 किलो आम लाए परिमाणवाचक है ना, परिमाणवाचक ये जो है विशेषण है। और उसे भी अगर हम भेद की दृष्टि से देखेंगे तो वो क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि पक्का पता है कि 3 किलो ही आम लेकर के आए। मेरे मालिक दयालु हैं। मेरे मालिक दयालु हैं। मालिक कैसे हैं? दयालु उनकी विशेषता है, इसलिए ये गुणबोधक है। प्रश्न संख्या 2 आप देखिए, उचित विशेषणों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपको सही लगते हैं वो विशेषण आप इसमें भर दीजिए। खेत में सरसों बहुत अच्छी लगती है। खेत में सरसों बहुत अच्छी लगती है। कैसी सरसों अच्छी लगती है? पीली पीली सरसों या खिली हुई सरसों, आप जो भी चाहें इसमें भर सकते हैं। सरसों पीली होती है तो बहुत अच्छी लगती है। कोयल का रंग होता है काला होता है। कमीज मेरी है, कैसी? लाल कमीज मेरी है। आप इसमें लिख कुछ भी सकते हैं, और भी कोई कलर लिख सकते हैं, जो भी हो रंगबोधक आप लिख सकते हैं। नई कमीज मेरी है, पुरानी कमीज मेरी है ना, इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं। परंतु आपको ये गुणबोधक यानी रंगबोधक में लगाना है। मेरे दरवाजे के सामने पीपल का एक पेड़ है। कैसा पेड़ है? पुराना पेड़ है। दरवाजे के सामने पीपल का पुराना पेड़ है। पुराना पेड़ है, घना पेड़ है ना, प्राचीन पेड़ है, कोई भी शब्द आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। मेरी बेटी को जामुन पसंद हैं। कैसे जामुन पसंद हैं? काले जामुन पसंद हैं, मीठे जामुन पसंद हैं, खट्टे जामुन पसंद हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखें बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषणों के सही भेद चुनकर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषणों के सही भेद चुनने हैं आपको, जो सही है, उचित है। आप सभी भेदों को पढ़कर आ चुके हैं। विशेषणों के आपने सभी पढ़े हैं, परिमाणवाचक भी पढ़े हैं और गुणवाचक भी पढ़ लिए हैं आपने, निश्चयवाचक भी पढ़ लिए, अनिश्चयवाचक भी पढ़े। तो इस प्रकार से सारे भेदों को आप पढ़ चुके हैं। इसके अनुसार वाक्यों से आप छांट सकते हैं। हम सबने बहुत मिठाई खाई। बहुत मिठाई खाई तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला वाला आप देखिएगा, दूसरा, वह भुलक्कड़ ही नहीं लापरवाह भी है। भुलक्कड़ शब्द ये गुणवाचक है ना, कि वो भूल जाता है, तो ये गुणवाचक विशेषण हुआ। और तीसरे में आप देखें कि मेरी दोनों पेंसिलें खो गईं। दोनों पेंसिल खो गईं तो ये क्या है? निश्चित है ना, निश्चित संख्यावाचक है। कैसा है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगले वाले में आप देखें, उस बच्चे को मैंने डूबने से बचाया। उस बच्चे को यानी ये है सार्वनामिक विशेषण। क्यों सार्वनामिक विशेषण? क्योंकि उसकी ओर ये संकेत भी कर रहा है। विशेषण शब्दों की रचना, अब देखिए विशेषण शब्दों की रचना का मतलब बनाना, उनको कैसे बना सकते हैं विशेषण शब्दों को। हिंदी में मूल विशेषण शब्द कम ही हैं।
मूल विशेषण शब्द कम है, जैसे सुंदर, मधुर, तीव्र, लघु, ऊंचा, भोला, चतुर, मूर्ख आदि। अधिकांश विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर की जाती है। याद रखने की बात है, ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो हम अधिकांश विशेषण शब्दों की रचना करते हैं उनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय आदि शब्दों के साथ उनके में उपसर्ग या प्रत्यय लगा करके उनके विशेषणों को बनाते हैं। देखिएगा आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है, जैसे संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना इक प्रत्यय लगा करके। हमने पहले क्या लगाया, मूल शब्दों में प्रत्यय लगा रहे हैं हम इक। अब कौन कौन से शब्द बनते हैं, जैसे स्वाद शब्द, शब्द से शाब्दिक, धर्म से धार्मिक, अर्थ से आर्थिक, एक प्रत्यय हम मूल शब्दों में लगा रहे हैं। साहित्य का साहित्यिक, समाज से सामाजिक, इतिहास का ऐतिहासिक और दिन का दैनिक, नीति का नैतिक तथा भूत का भौतिक। इसी प्रकार से दूसरे प्रत्यय देखिए इत लगाया हमने मूल शब्दों में, चित्र का चित्रित, निश्चय का निश्चित, जीव से जीवित, परिचय से परिचित, फल का फलित, विकास के विकसित, पुष्प का पुष्पित, संचय से संचित और पीड़ा का पीड़ित। इस प्रकार से मूल शब्दों में इत प्रत्यय लगा करके हमने ये शब्द बनाए। अब देखिए आ और ई प्रत्यय लगाकर मूल शब्दों में हम लगाएंगे, जैसे कहीं आ और ई। रोग रोगी, दुख दुखी, दोष दोषी, प्यार प्यारा, भूख भूखा, प्यास प्यासा, भोग भोगी, लोभ लोभी और चीन चीनी। तो ई और आ प्रत्यय से आपने देखा। अब ईन प्रत्यय लगाकर मूल शब्दों में, जैसे नमक से नमकीन, ग्राम से ग्रामीण, शौक का शौकीन, कुल से कुलीन, रंग से रंगीन और समकाल से समकालीन। ईय प्रत्यय लगाकर हम बनाएंगे तो भारत का भारतीय, स्मरण का स्मरणीय, ईश्वर का ईश्वरीय, जाति का जातीय, स्थान का स्थानीय और चिंतन का चिंतनीय। इसी प्रकार से आलू, आप देख रहे हैं, आलू प्रत्यय लगाकर हम अपने मूल शब्दों से विशेषण बना लेते हैं। दया से दयालु, ईर्ष्यालु, शंका से शंकालु, श्रद्धा से श्रद्धालु, कृपा से कृपालु और झगड़ा से झगड़ालु। इसी प्रकार से आप देखें इल और इम प्रत्यय जोड़ करके हम लगाएं फेन फेनिल, जटा जटिल, उर्मी उर्मिल, रक्त रक्तिम, स्वर्ण का स्वर्णिम, आदि का आदिम और अंत का अंतिम, पंख का पंकिल और स्वप्न का स्वप्निल। इसी तरह से आठवां वाला आप देखें मान और वान लगा करके भी हम बनाते हैं, जैसे धी का धीमान, धन का धनवान, श्री का श्रीमान। गति गतिमान, बुद्धि का बुद्धिमान, बल से बलवान, चरित्र का चरित्रवान, मूल्य का मूल्यवान और शक्ति का शक्तिमान, है ना। तो आपने इस तरह से देखा एरा और एला लगा करके। चचेरा चाचा किया, फूफा का फुफेरा, विष का विषैला, वन से वनैला, मामा से ममेरा और मौसा से मौसेरा। ऐसी वाला और ईला प्रत्यय लगा करके हम शब्दों को, विशेषण शब्दों को बनाते हैं। पान, पान से पान वाला, है ना। और चाय से चाय वाला, रंग से रंगीला, रस से रसीला, दूध से दूध वाला, फल से फल वाला, मती और वती से श्रीमती और आयु आयुष्मती, पुत्र से पुत्रवती, रूप से रूपवती, बुद्धि से बुद्धिमती और सौभाग्य से सौभाग्यवती। इसी तरह देखें आप मय और शाली लगा करके, दुख से दुखमय, अन्न से अन्नमय, बल से बलशाली, भाग्य से भाग्यशाली, सुख से सुखमय, गौरव से गौरवशाली। प्यारे बच्चों, अब देख रहे हैं आप नीचे खा खंड में सर्वनाम शब्दों से विशेषणों की रचना हम किस प्रकार करते हैं। सर्वनाम से विशेषणों की रचना देखिएगा। जो, जैसा, मैं, मेरा या मुझसा और यह, ऐसा, कौन, कैसा, वह, वैसा,
तुम, तुमसा। क्रिया शब्दों से विशेषणों की रचना इस प्रकार से होती है: खाना, खाऊ, उजाड़ना, उजाड़ू, उड़ना, उड़ाकू, कामना, कमाऊ, भागना, भगोड़ा, सजाना, सजावटी, तैरना, तैराक, अड़ना, अड़ियल, पढ़ना, पढ़ाकू। अव्यय शब्दों से विशेषणों की रचना इस प्रकार है: अव्यय से ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला, आगे, अगला, बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी, नीचे, निचला। विशेषणों के प्रकार भी देखिएगा। विकार, विशेषणों के विकार। विकार क्या होता है? परिवर्तन जब स्थिति में हो जाता है, किस प्रकार से बदल जाते हैं। विशेषण भी विकारी शब्द हैं। आपने विकारी और अविकारी पढ़े हैं, जिसमें आपने देखा था, पढ़ा था कि काल, लिंग, वचन इनके कारकों के अनुसार जिनमें परिवर्तन हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, वो विकारी होते हैं। जिनमें इन्हीं के कारण परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी होते हैं। तो विशेषण भी विकारी शब्द ही होते हैं। विशेष के लिंग, वचन और कारक के अनुसार विशेषणों में कुछ परिवर्तन आते हैं, परंतु सभी जगह विशेषणों के लिंग, वचन परिवर्तित नहीं होते, हर जगह नहीं होते, ये बताया जा रहा है। जैसे अकारांत विशेषणों में लिंग या वचन के कारण प्रायः कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे लाल फूल, लाल साड़ी, लाल खिलौने, चंचल बालक, चंचल बालिका, चंचल बच्चे। तो वचन के कारण या लिंग के कारण इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, आपने देखा। और दूसरे में आप देखिएगा कि लिंग के कारण विकार केवल आकारांत विशेषण शब्दों में हो जाता है, अकारांत में नहीं होता। आकारांत में अंतर उनमें आ जाता है, हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, नीला आकाश, नीली साड़ी, अच्छा ग्रंथ, पुस्तक, भोला बच्चा, भोली बच्ची। तीसरा वाला आप देखिए, वचन के कारण विकार केवल आकारांत विशेषण शब्दों में होता है, जैसे मीठा फल, मीठे फल, है ना। अच्छा बच्चा, अच्छे बच्चे, आकारांत के कारण इसमें परिवर्तन हुआ। ईकारांत तथा उकारांत विशेषण शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक की दृष्टि से प्रायः कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आप देख रहे हैं, स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी खिलौने, ईर्ष्यालु व्यक्ति, ईर्ष्यालु स्त्रियां और ईर्ष्यालु पड़ोसी। अब देखिएगा, आपने जब ये सब पढ़ लिए हैं, प्रविशेषण, आप देखिए प्रविशेषण किसको कहते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी विशेषण जो शब्द होते हैं, आपने संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा, आप जान चुके हैं ये बात। लेकिन अब विशेषण शब्दों की भी जो विशेषता प्रकट करते हैं, है ना, उन्हीं को हम प्रविशेषण भी कहते हैं। देखिए, जैसे मधुमिता का लेख बहुत सुंदर है, तो सुंदर एक विशेषता है, लेख की विशेषता है कि वो सुंदर है लेख, परंतु अब क्या, कैसा है, सुंदरता की विशेषता, यानी सुंदर की भी, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, बहुत सुंदर है, तो ये प्रविशेषण हुआ। नमिता बहुत पतली है, अब पतली ये विशेषता है नमिता की कि नमिता पतली है, लेकिन कैसी है, बहुत पतली है, तो पतली की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह प्रविशेषण है। अमरदीप बहुत छोटा लड़का है, ऐसा है, इसमें आप देखें उल्टा हो गया लिखने में, छोटा लड़का, लेकिन यहाँ पर बहुत प्रविशेषण है, यहाँ पे छोटा कर दिया है, थोड़ी सी कमी है इसमें, इसलिए अंडरलाइन किया गया है, इसका प्रविशेषण है बहुत, है ना। अमरदीप छोटा लड़का है, तो उसकी विशेषता है कि वो छोटा है, लड़का कैसा, छोटा, ये तो विशेषता है, विशेषण है। तो विशेषण की भी विशेषता को प्रकट कर रहा है शब्द बहुत। प्रमोद घोर कंजूस है, कंजूस है ये विशेषण है और इसका प्रविशेषण है घोर। विशेषणों की तुलना की गई है। देखिए तुलना कैसे की जाती है, व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों को एक दूसरे के सापेक्ष देखने की को ही तुलना कहते हैं।
यानी उनके अनुसार, उनको जब हम देखते हैं, व्यक्तियों को या वस्तुओं के जो गुण और दोष होते हैं उनको एक दूसरे के सापेक्ष समक्ष देखने की चीजों को ही हम क्या कहते हैं? तुलना कहते हैं। विशेषणों की तुलना की 3 अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ध्यान दीजिए, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था 3 अवस्थाएं होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, ध्यान दीजिए। मूलावस्था किसे कहते हैं ये समझिएगा। इसमें विशेषण शब्दों का प्रयोग केवल व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष आदि प्रकट करने के लिए किया जाता है। मूलावस्था में जो विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है वह केवल व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोष ये प्रकट करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मूलावस्था। इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती है ना, केवल गुण और दोषों को प्रकट किया जाता है। जैसे रोशनलाल ने लाल कमीज पहनी, तो बस केवल विशेषता प्रकट करने के लिए, है ना, उसका गुण बताने के लिए कैसी कमीज पहनी? लाल कमीज पहनी। अजय अच्छा खिलाड़ी है, तो अजय की विशेषता बताई गई है कि ऐसा खिलाड़ी है, वो अच्छा खिलाड़ी है, केवल उसका जो है गुण प्रकट किया गया है। उत्तरावस्था देखिएगा, उत्तरावस्था में इसमें 2 प्राणियों अथवा वस्तुओं में तुलना की जाती है। इसमें से कम, से अधिक, से बढ़कर, की अपेक्षा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तरावस्था में 2 प्राणियों अथवा वस्तुओं की तुलना की जाती है, चाहे 2 प्राणी हो या 2 वस्तुएं हों, और वो से अधिक, से कम, से बढ़कर, से अपेक्षा, की अपेक्षा इस प्रकार लगता है उसमें, है ना। जैसे तान्या कमल से अधिक पढ़ाकू है, तान्या कमल से अधिक पढ़ाकू है, तो तान्या की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है, तो अधिक पढ़ाकू है, तो यहाँ पर उत्तरावस्था है। दूसरा उदाहरण कह रहे हैं, सर्वजीत बलजीत से बढ़कर कंजूस है ना। सर्वजीत की बलजीत से तुलना की जा रही है कि सर्वजीत जो है वो बलजीत से भी बढ़कर कंजूस है, बड़ा कंजूस है। तो यहाँ पर 2 लोगों में तुलना की गई। उत्तमावस्था देखिए किसको कहते हैं? उत्तमावस्था में इस अवस्था में अनेक प्राणियों और वस्तुओं में तुलना करके किसी को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। यानी इस अवस्था में अनेक प्राणियों या वस्तुओं में तुलना करके कई लोगों में तुलना की जाती है, और उसमें किसी एक को सबसे अच्छा बताया जाता है या फिर सबसे बुरा बता दिया जाता है। इस अवस्था में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़कर, सबसे उत्तम, है ना, इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सौदामिनी कॉलेज की सर्वश्रेष्ठ गायिका है ना, तो कई गायिकाओं में, अनेक गायिकाओं में सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक, है ना, सबसे श्रेष्ठ है। अरुणकांत कक्षा में सबसे अधिक अंक लाया, सबसे अधिक अंक पूरी कक्षा में लेकर के आया। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है इसमें विशेष तौर से उसी को श्रेष्ठ किया जाता है। संस्कृत से विशेष में संस्कृत से आए तत्सम शब्दों में तर और तम प्रत्यय लगाकर उनके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में रूप बनाए जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज समझाई गई है कि आप किसी में लगा दें मूल शब्द में, यदि तो तर और तम संस्कृत के ये प्रत्यय शब्द लगा देंगे तो वो हो जाएगा लघुतर मूलावस्था, लघु मूलावस्था, लघुतर उत्तरावस्था और लघुतम उत्तमावस्था, है ना। तो इस प्रकार से हम अपने उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बना लेते हैं।
देखिएगा कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं विशेषणों के तुलनात्मक। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तर और तम नीचे शब्दों में लगे हुए। सुंदर से सुंदरतर, सुंदरतम। नवीन मूलावस्था से नवीनतर, नवीनतम। योग्य से योग्यतर, योग्यतम। प्राचीन से प्राचीनतर, प्राचीनतम। निकट से निकटतर, निकटतम। और न्यून से न्यूनतर और न्यूनतम। तो इस प्रकार से हमने अवस्थाओं को जान लिया है। विशेषणों का संज्ञा के रूप में प्रयोग देखिएगा। संज्ञा के रूप में विशेषणों का प्रयोग, कई बार विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा के रूप में भी होता है। ऐसी स्थिति में संज्ञा के समान विशेषणों के भी रूप चलते हैं। जैसे मूर्खों से बचकर रहना चाहिए, संज्ञा शब्द है और विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है मूर्खों से, है ना। बेईमानों ने देश को लूट लिया, बेईमान से बेईमानों, ये विशेषण हो गया। गरीबों ने मिलकर मंदिर बनवाया, रोगियों को दवाइयां नहीं मिली। इन वाक्यों में आए मोटे छपे शब्द संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ये मूर्ख, बेईमान, गरीब और रोगी विशेषण शब्दों से बने हैं जो संज्ञाओं के रूप में प्रयोग किए गए हैं। प्यारे बच्चों, आपने समस्त इसका विवरण देखा। आइए अब इसकी अभ्यास हम देखते हैं 13.2। अभी तक आपने 13.1 देखा, उसके बाद इसकी अभ्यास 13.2 हम देख रहे हैं। और इसका प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। संज्ञाओं से विशेषण बनाना। बनाइए, संज्ञाओं से विशेषण बनाइए। लिखे हुए भी हैं पीडीएफ में, आपसे ये बनवाए जाएंगे। उसमें प्रश्नों में हमने दिया है। देखिए, स्वर्ग से स्वर्गीय, चमक का चमकीला, गति से गतिमान, चरित्र से चरित्रवान, इन सबको हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं अभ्यास में। तो आप देखिए, घन से घना, अंक से अंकित, और शंक से शंका से शंकालु, और कुल से कुलीन, दूध से दूधिया या दूध वाला, वन से वनैला, और इतिहास से ऐतिहासिक, रोग से रोगी या रुग्ण हम कर सकते हैं, जीव से जीवित, पर्वत से पर्वतीय, बनारस का बनारसी, भूत का भौतिक या भूतिया, और मानव का मानवीय। नीचे आप देखिए, आपके समक्ष नीचे दिए गए शब्दों में से उचित विशेषण शब्द पर सही का निशान लगाइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आप देख लीजिए कौन सा शुद्ध है, सही कौन सा विशेषण है। जो विशेषण आपको लग रहा है उसको निशान लगाइए। जैसे ग्राम, ग्रामीण, ग्रामज और ग्रामीय, तो आपका दूसरा वाला सही है, इसमें ग्रामीण। खा वाले में धार्मिक, धर्म, धार्मिक और धार्मिकता, तो इसका धार्मिक ठीक है। गा वाले में देखे फेना, फेन, फेनमय और फेनिल, तो आपका चौथा ठीक है। जाति में आप देखें जाते, जातीय, जातीयता और जाति, तो इसमें जातीय ठीक है। उड़ान, उड़ाकू, उड़ना और उड़न खटोला, दूसरा उड़ाकू ठीक है। चिंतित में चिंतित ही सही है। चिंतित, चिंता, चिंतित, चिंतित और चिंतन, तो इसका चिंतित ठीक है। फल में फलित, फल और फलमूल, तो इसका दूसरा फलित ठीक है। और इसी प्रकार से इतिहास आप देख रहे हैं, इतिहास, ऐतिहासिक, 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 तीसरा ठीक है ऐतिहासिक। और नैतिक, इसका पहला ही सही है, नैतिक, नीतिक, नैतिक और नीति। तथा अंतिम वाला आप देखें जीवन का, जीवन, जीव, जीवित और जीवित, जीवित, तो इसका ये सही है जीवित। आगे तीसरा वाला आप देखिएगा, माउंट एवरेस्ट हिमालय का सर्वोच्च शृंग है, सर्वोच्च सबसे ऊंचा शृंग है ना, तमावस्था के अंतर्गत आता है। दूसरा आप देखिए, संसार में भारत की संस्कृति प्राचीनतम है, ये भी उत्तमावस्था है। और अगला वाला देखिए, उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, कड़ाके की सर्दी, तो ये कड़ाके है ना, तो मूलावस्था है। और मोहन रमेश से अधिक चतुर है,
अधिक चतुर है तुलना की गई है, तो यहाँ पर उत्तरावस्था है। बच्चा बहुत भोला है, बच्चा बहुत भोला है, यहाँ पर मूलावस्था। कहानी सुनाने में नरेंद्र बहुत प्रवीण हैं, मूलावस्था। और नरेंद्र अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य थे, सबसे प्रिय दिया गया है, तो यहाँ पर उत्तम अवस्था होगी। ताजमहल के दरवाजे पर दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई है, मूलावस्था है। और भारत में चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक, तो ये उत्तम अवस्था का उदाहरण है। और सौम्या रूपाली से अधिक सुंदर है, यहाँ पर उत्तरावस्था है, तुलना की गई है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त हो गया। आशा है आपको ये पाठ भली भांति समझ में आया होगा। आइए अगले इस पाठ के बाद में आगे हम आपको दिखा रहे हैं इस पाठ से संबंधित इसके प्रश्न उत्तर प्रश्न अभ्यास। पाठ 13 विशेषण से आप देख रहे हैं अभ्यास 13.1। दो अभ्यासें आपने इसमें पढ़ी हैं, 13.1 और 13.2। 13.1 का पहला प्रश्न आपके समक्ष है, वाक्यों में आए विशेषण शब्द छांटिए और उनके भेदों के नाम लिखिए। बच्चों, ये हमने आपको पीछे अभ्यास में करा दिए हैं, आप इनको अच्छी तरह समझ गए होंगे। खेत में हरी घास है तो आप इसमें से विशेषण छांटी लेंगे, घास कैसी है, हरी, उसकी विशेषता आपको देनी है ना। बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती है, औरत कैसी है, बूढ़ी। मीना ने लाल सूट पहना है, कैसा सूट पहना है, लाल। और पिताजी 3 किलो आम लाए, कितने आम लाए, 3 किलो आम लाए, परिमाणवाचक हो गया। यहाँ पर मेरे मालिक दयालु हैं, कैसे हैं मालिक, उनकी विशेषता क्या है कि वो दयालु हैं, तो यहाँ पर गुणवाचक हो गया, गुणवाचक। ये उत्तर इसके नीचे आपने देखा लिखे हुए भी हैं। हरी गुणवाचक, बूढ़ी गुणवाचक, लाल गुणवाचक, 3 किलो परिमाणवाचक और दयालु गुणवाचक। आगे आप देखें, विशेषण, उचित विशेषण द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खेत में पीली पीली सरसों बहुत अच्छी लगती है, कैसी, पीली पीली। इसी में कोयल का रंग काला होता है, लाल कमीज मेरी है। मेरे दरवाजे के सामने पीपल का एक पुराना पेड़ है, मेरी बेटी को काले जामुन पसंद हैं। अगला वाला आप देखें 13.2 संज्ञाओं से तीसरा प्रश्न है, संज्ञाओं से विशेषण बनाइए। तो संज्ञाओं से विशेषण आप देखिए, सामने संज्ञा शब्द भी लिखे हुए हैं और उनके सामने विशेषण शब्द भी है। स्वर्ग से स्वर्गीय, चमक से चमकीला, गति से गतिमान, चरित्र से चरित्रवान, घना से घन से घना और अंक से अंकित, शंका से शंकालु, कुल का कुलीन, दूध का दूधिया, वन से वनैला, इतिहास का ऐतिहासिक, रोग का रुग्ण या रोगी भी कह सकते हैं, जीव का जीवित, पर्वत का पर्वतीय, बनारस का बनारसी, भूत का भौतिक या भूतिया, मानव का मानवीय। प्रश्न संख्या 4 आप देखिएगा, नीचे लिखे वाक्यों में विशेषणों को छांटकर उनकी अवस्थाओं के नाम लिखिए। विशेषण आपने छांटे, फिर उनकी अवस्थाओं के नाम। वाक्य दिए गए हैं, इनके बिल्कुल ठीक नीचे इनके उत्तर दिए गए हैं। तो पहले वाक्य देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय का सर्वोच्च शृंग है। संसार में भारत की संस्कृति प्राचीनतम है। भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। मोहन रमेश से अधिक चतुर है। बच्चा बहुत भोला है। कहानी सुनाने में नरेंद्र बहुत प्रवीण थे। नरेंद्र अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य थे। ताजमहल के दरवाजे और दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई थी। भारत में चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। सौम्या रूपाली से अधिक सुंदर है। इनके उत्तर इस प्रकार से लिखे हुए हैं। सर्वोच्च मूलावस्था है और
प्राचीनतम उत्तमावस्था है, कड़ाके की सर्दी मूलावस्था है, और से अधिक उत्तरावस्था, बहुत मूलावस्था, प्रवीण मूलावस्था, सबसे प्रिय उत्तमावस्था, और बहुत ही सुंदर मूलावस्था, अधिक उत्तमावस्था और अधिक सुंदर ये उत्तरावस्था। गृह कार्य में आप देखें, विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। गृह कार्य में पहला प्रश्न आप देखें, विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा प्रश्न, विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनके प्रकारों के नाम लिखिए। पीछे आप पढ़ करके आ चुके हैं, देख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 3, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, समझाइए। चौथा है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषणों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से बच्चों आपका ये पाठ समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।